नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। मुंबई में बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना की खींचतान इस हद तक पहुंच गई है कि लगता है कि दोनों पार्टियां अब ज्यादा समय तक साथ नहीं रहने वाली। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। बीएमसी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन वापस लेने पर फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मेरे अच्छे संबंधों का ये मतलब नहीं कि वो झूठ बोले। उद्धव ने ये भी कहा कि हमें बहुत उम्मीद थी और अब भी है, लेकिन मोदी जी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उद्धव से बात की है, उद्धव ठाकरे से बात की है हमारे सहयोगी अनंत जनाने में। With me is Uddhav Thackeray ji, the chief of Shiv Sena. Thank you, sir, so much for talking to us. So I want to ask you one thing, that there is this bitterness between the Shiv Sena and the BJP. Will it translate into you withdrawing support from the BJP if the outcome of this election is not favorable? अरे पहले ये चुनाव तो लड़ने दो हमें। सब बेताबी से क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप ही लोग जरा एक्साइटेड है और आप ही लोग चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी चली जाए। नहीं, फिलहाल तो मैं यही कहता हूँ सबको कि पूरे राज्य में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद है, और पहले तो ये चुनाव अभी 8 दिन के अंदर हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे ना। अभी डाइवर्ट क्यों करते हैं आप मामला? लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, कल आपने अपने भाषण में कहा कि जनता चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास कर केंद्र की सरकार लोगों को परेशान कर रही है। डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से लोगों को तो बहुत ही उनका बुरा हाल कर दिया है उन्होंने। रोजी रोटी चली गई है। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, कुछ लोगों का मृत्यु हो गया है, कुछ लोगों ने खुदकुशी की है। बहुत सारी रोजी रोटी मतलब लोग तो बेकार हो गए हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है। कौन भरेगा ये और किस लिए ये आपने किया? क्या रिजल्ट मिला? आतंकवादी हमले रुकने वाले थे, रुक गए? नहीं रुके। काला धन बाहर आने वाला था, कितना धन आ गया बाहर? आपके पास हिसाब किताब नहीं है। फेक करेंसी बंद होने वाली थी, हुई नहीं हुई है। करप्शन पता नहीं। फिर आपने ये जो कुछ किया, क्या नतीजा, उसका क्या फल मिला देश को? बेकारी। क्यों किया? और आज भी लोग कतार में खड़े हैं, अपने पसीने की कमाई अगर भरने के लिए जाए तो उसको 10 सवाल पूछे जाते हैं, विड्रॉ करने के लिए जाए तो उसको सवाल पूछा जाता है, क्या ये सारे लोग चोर है? क्या सबके पास काला धन है? तो मेरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास काला धन नहीं है, या काला धन ही है सबके पास। कुछ तो क्लैरिटी होने दो ना। सबको एक नजर से आप क्यों देखते हो? और जिन लोगों ने ये तबाही लाई, उन लोगों तो वो लोग तो भाग गए, वो चाहे मल्ल्या हो या और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि जिन लोगों ने कर्जा डुबाया, बैंक को डुबाया, उन्होंने जो डुबाया हुआ कर्जा था, लोन्स थे, वो आपने इन लोगों से भरवाया? सर, बीजेपी कहती है कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है रीजनल पार्टीज पे बहुत पड़ा है, पीएसपी पे पड़ा है, यूपी में शिवसेना पे पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। क्योंकि हम ऐसे दिल पर पत्थर रखकर देख नहीं सकते लोगों के हाथ, और इसलिए रीजनल पार्टी का महत्व है और इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो जिस मट्टी से वो लोग आते हैं आगे, उस मट्टी से रिश्ता रीजनल पार्टी का होता है। नेशनल पार्टी जो भी अपने आप को मानती है, उनका रिश्ता नहीं बन सकता। जो अपने लोगों के हाल में शामिल नहीं हो सकता, उनको कुछ मदद नहीं कर सकता, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। तो काफी अहम बातें यहाँ पर की हैं उद्धव ठाकरे ने, और काफी इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है कि किस तरह से वो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ वेंकटेश केसरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह से समझते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति को। शायना इनसे कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। अरविंद भोसले इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। अरविंद भोसले जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, लगता है कि साथ होते हुए भी आप लोग अलग अलग हैं। आपके एनडीडीसी के माध्यम से
सामना के मुखपत्र में जो आज बात छप के आई है मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना स्पष्ट बहुमत से सरकार में आएगी और उस समय जो महापौर जी की जो शपथ ग्रहण का समारोह होता है उस समारोह में देश के प्रधानमंत्री जी को हम आज ही आपके द्वारा निमंत्रित करना चाहता है। जो शिवसेना का जो वहां पर महापौर बैठे रहा उसके शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री जरूर आए। रहा सवाल किसी जमाने में भय भूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली भाजपा, आज आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में, हम देश के बारे में तो फिलहाल कहना नहीं चाहते, पर महाराष्ट्र में कौन सी गली, कोई सा चौराहा, कोई गांव, कोई तहसील, कोई ऐसा शहर बचा नहीं कि जहां पे गुंडे भाजपा में शामिल अब तक हुए नहीं हो, जिनके ऊपर अत्याचार, बलात्कार, काफी संगीन गुने जिनके ऊपर दर्ज है, ऐसे बड़ी मात्रा में सब गुंडों को भाजपा ने जिस तरीके से अपनी पार्टी में लिया है, और एक सिर्फ उनका जो लेने का जो मकसद है वो उतना ही है कि किसी भी हालत में सरकार जीत के आनी चाहिए, चुनाव में उम्मीदवार अपने जीतने चाहिए। तो क्या ये वही भाजपा है जो भयभूत और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती थी? क्या ये पंडित मदन मोहन मालवीय ये जो सारी कड़वाहट है, ये सरकार जब बन रही थी, आपके जब मंत्री बन रहे थे उस वक्त तो नहीं थी, तो अब ये सिर्फ जो बीएमसी का चुनाव है सिर्फ इसको लेकर है? काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो कड़वाहट है इसके ऊपर शिवसेना शुरू से ये सब सवाल खड़े करते आई है। अच्छा। और रहा सवाल भी इसके ऊपर भाजपा ने कहना चाहिए, जो पारदर्शिता के मुद्दों पर जिसने गठबंधन तोड़ा शिवसेना के साथ, तो 22 साल में लगभग पूरे 22 साल से ज्यादा समय मुंबई में शिवसेना के साथ, ये मुंबई महापालिका में हमारे साथ रहे, काफी बड़े पदों का इन्होंने उपभोग किया। और जब पारदर्शिता के मुद्दे पर इन्होंने जब युति को, गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने जो सवाल खड़े किए, तो इन्हें मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की जो इकोनॉमिक्स जो जिसका जो सर्वे है, उसमें यही मुंबई महानगर पालिका को सबसे पहला नंबर दिया गया है। पूरे देश में ये पहली महापालिका है कि जिसका काम पारदर्शिता की ओर जाता है। चलिए, आपने कई बातें बोली हैं, कई आरोप लगाए। शाइना इनसे जुड़ गई हैं हमारे साथ। शाइना, अगर आपने सुनी हो सारी बातें, और हमने अभी एक उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू भी चलाया है, वो भी आपने देखा होगा, जो उन्होंने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, नोटबंदी गलत फैसला था और चुनाव के बाद समर्थन वापस लेंगे। जब चुनाव के बाद समर्थन वापस लेने की बात वो कर ही रहे हैं, तो फिर चुनाव में क्या जरूरत है? फिर साथ रहने का एक दिन भी क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में, 122 जो हमारे विधायक हैं और जो लोकसभा में जीत मिली है शिवसेना और बीजेपी को, शायद शिवसेना को ये भी सोचना चाहिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जिस मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी आज कर रहे हैं, शायद उस मोदी जी के ऊपर पिगी बैंक करके वो जीत के भी आए हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा टिप्पणी न करते हुए हमेशा शिवसेना का कब्जा रहा है। शाइना, बीएमसी पर तो हमेशा रहा है। एक सेकंड आप मुझे एक मौका तो दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए। मैं सिर्फ एक एडिशनल सवाल आज जो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पास 15 विधायक है, शिवसेना के पास 14, और आप बोले कि आप हमें 60 सीट देना चाहते हैं, तो क्या हमारी राजनीतिक आकांक्षा अपेक्षा नहीं हो सकती है हमारे कार्यकर्ता के, जो लेजिटिमेट क्लेम के आधार पे, वोट शेयर और मेरिट के आधार पे, क्या हमारे कार्यकर्ता को नहीं लड़ना चाहिए था? और रही बात, जो लोग लगातार चीखना चाहते हैं, एडिटोरियल्स लिखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका विजन प्लान क्या है मुंबई के लिए। हमारा विजन प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, प्रगतिशील नेतृत्व जो स्थिर है, और 5 साल तक ये सरकार जरूर चलेगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिस दृष्टि से लोग डिरेल होते हैं, उस दिशा में हम नहीं जाते हुए, महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने हमें वोट दी है, मुंबई में जो वोट मिला है, उसी निर्णय को आगे लेते हुए एक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, गुड गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया है। भोसले जी इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद मैं वेंकटेश जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। भोसले जी फटाफट रिएक्ट आप करिए जल्दी से, छोटा सा बिल्कुल, तब मैं वेंकटेश जी के पास जाऊंगी। देखिए, लोकसभा का चुनाव हम उद्धव साहब के नेतृत्व में लड़े थे। शिवसेना के तीर कमान के चिन्ह पर लड़े थे।
मोदी जी का हमारे ऊपर ऐसा नहीं है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का ऐसा नहीं मोदी जी के ऊपर। जब गोधरा हुआ था, जब गुजरात हुआ था, तो ये भाजपा के लोग थे जो मोदी जी को हटाने पे तुले थे। और तब शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था कि गोधरा के बाद अगर समझो मोदी हटा तो गुजरात चला गया समझो। तो ये मोदी जी भी मानते हैं स्पष्ट रूप से कि उनके ऊपर और भाजपा के ऊपर शिवसेना के काफी बड़े उपकार है। रहा सवाल मुंबई के बारे में हो या राज्य के बारे में हो, आज महाराष्ट्र में भाजपा के जितने विधायक है उसमें लगभग आधे से ज्यादा विधायक ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी से जुड़े हुए थे, जो चुनाव के समय में उन्होंने अपने पक्ष में लिए। मुंबई में कहते हैं कि हमारे 15 विधायक है, उसमें भी ज्यादातर विधायक ये पहले मनसे हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, इससे जुड़े थे। यानी इनका एक ही क्राइटेरिया है कि चुनाव में जीतने के लिए जिस किसी की भी हो सहायता लो और सत्ता चुनिए, अपना भ्रष्टाचार और अपने सब जो उनके जो मसले है, जो मामले है, उनको दबाने के लिए। और इसके लिए ये वही मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये वही भाजपा है क्या जो पहले काफी वेंकटेश जी जो यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह की बातें हमने देखी और खासकर शाइना मैं आऊंगी आपके पास, जरा अपने एक और हमारे मेहमान हैं उनसे भी जरा पूछ लूं। तो जिस तरह की चीजें हम सुन रहे हैं, आपने उद्धव ठाकरे को भी सुना, आपने भोसले जी को भी सुना, अरविंद भोसले को भी सुना, शाइना को भी सुना, और जिस तरह के सामना में जिस तरह की चीजें लिखी हुई हैं और जिसमें कहा गया है रेनकोट वाले इस पर सवाल उठाया गया है। ये भी कहा गया है, संजय राउत ने कहा है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंकें, ये भी कहा गया है। फिर यहाँ पर इसमें जो कैंपेन है उसको लेकर भी कहा गया है कि भाजपा को तभी याद आता है राम मंदिर जब चुनाव होता है। काफी तीखे, जिसको कहते हैं चीजें, तीखे आरोप लगाए गए, लेकिन इसकी जड़ क्या है? क्या ये एक वर्चस्व की लड़ाई है? ऐसा है कि आपने ठीक कहा, ये बैटल फॉर द स्पेस है, वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ। आज तक महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन लोकसभा में जो मोदी लहर का फायदा हुआ शिवसेना और भाजपा को, उसके अंदर भाजपा बढ़ गई। तो नेचुरली भाजपा चाहती है कि पूरे महाराष्ट्र उनके हाथ में हो, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी उनका मुकाबला कर नहीं पा रही है। अब ऐसा है कि जो शिवसेना आज बता रही है कि अब सवाल ऐसा है कि वो जो गरज रहे वो बरसेंगे क्या चुनाव के बाद में। इसके पहले भी जो असेंबली चुनाव हुए थे, असेंबली चुनाव में इनका जो अलायंस टूट गया था 2014 में असेंबली चुनाव होते थे लोकसभा के बाद में, अलायंस टूट गया और ये खुल के शिवसेना मैदान पे आ गई। उसके बाद फिर दोनों अलायंस हो गया, चुनाव के बाद में हो गया। जो पोर्टफोलियो थे उन्होंने ले लिया, उसके अंदर कुछ पहले वो चाहते थे कि अच्छे पोर्टफोलियो, मलाईदार पोर्टफोलियो मिले, लेकिन मिले नहीं है। उस पर भी काफी हुआ था। अब ऐसा है कि ये बीएमसी चुनाव में नेशनल इश्यूज पे बीएमसी चुनाव हो रहा है। लोकल इश्यूज, ये सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि लोकल इश्यूज नीचे हो गए। एक बात, इस तरह की चीज क्या पहली बार हुई है? नहीं, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अब क्यों हो रही है? थोड़ा सा ज्यादा इसलिए कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की केमिस्ट्री बनती नहीं है। फडणवीस और उनकी थी, लेकिन फडणवीस कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब बीजेपी में आला कमान का कल्चर आ गया है। तो जो यहाँ से दिल्ली से बोलेगा उसी को उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा। पहले जो बम्बई तय करती थी, दिल्ली एंडोर्स करती थी। अभी दिल्ली तय कर रही है और बॉम्बे वाले जो बीजेपी उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ कि अब बातों खेल में ये थोड़ा सा ज्यादा ही फट रहा है। अब ऐसा है कि शिवसेना अगर नंबर 1 पे आ गई, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ऐसी लड़ाई दिखाई दे रही है। ये तीनों का टारगेट बीजेपी है। अगर बीजेपी हारती है तो फिर बीजेपी हारने के बाद फिर शिवसेना ज्यादा डोमिनेंट बनेगी, फिर अच्छे पोर्टफोलियो मांगेंगी। एक देखिए, महाराष्ट्र में 1989 से हिंदुत्व वोट बैंक था जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहा, एक अच्छा सॉलिड वोट बैंक बना। उसके अंदर जो दूसरे क्षेत्रीय दल थे वो भी पीछे गए, पीडब्ल्यूबी थी, आरपीआई के फैक्शन थे, सब कुछ थे, वो नीचे गए। अब ऐसा है कि हिंदुत्व की वोट बैंक टूट गई है 2014 के असेंबली चुनाव के बाद में। उसके बाद में ये कितना खींचेंगे? अब बीजेपी कहते हैं कि हम हमारा टर्म कंप्लीट करेंगे, कैसा करेंगे? उनको शिवसेना तोड़ना है या एनसीपी तोड़ना है या कांग्रेस को तोड़ना है? तोड़े बगैर बीजेपी पूरा उनका कार्यकाल यहाँ पर शायद अरविंद भोसले से पूछना ये जरूरी है कि क्या उनको डर है कि पार्टी टूटेगी? देखिए मैडम, कोई डर नहीं है। मैं तो उल्टा ये कहना चाहता हूँ कि जब लोकसभा में भाजपा जब स्पष्ट बहुमत से आई और उसके बाद में इनकी जब लालच बढ़ गई और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव आ रहे थे समझो, तो लगभग यार 4, साढ़े 4, 5 महीने का समय था। हम लोग ये सोच के चल रहे थे, अपने ये काफी सालों से, लगभग 25 सालों से हिंदुत्व की विचारधारा पे गठबंधन है, पर जब चुनाव में गठबंधन टूटा तो ये सबसे पहले शिवसेना ही थी जिसने मोदी जी की जो विजय रथ यात्रा थी उसको पहले महाराष्ट्र में रोका
और शिवसेना को खत्म करने वाली जो बात करने वाली भाजपा को हमने रोका, इतना नहीं, उसके बाद में दौर चला। आपको मालूम है दिल्ली में भाजपा के 7 में से 7 सांसद थे, 100% यश था वहां पर। जो दिल्ली के जो विधानसभा के जो यहाँ पर वेंकटेश जी कह रहे हैं कि एक जो वोट बैंक आपका था वो टूटा, वो एक बड़ी समस्या क्या आपके लिए नहीं है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसके बाद में जितने भी सब चुनाव हो चुके हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, शिवसेना का वोट बैंक है वो कभी टूटा नहीं था। और अभी पिछले कई दिनों में जो चुनाव हो चुके हैं उस चुनाव में शिवसेना काफी बड़ी मात्रा में आगे आ चुकी है। रहा सवाल नगर परिषद के बारे में, नगर परिषद के बारे में शायना जी थोड़ा मुझे मेरी बात पूरी करनी दीजिए, आप बाद में आइए ना। अब जो महाराष्ट्र में जो नगर परिषद के चुनाव हो चुके थे उसमें पूरे चुनाव में जो भाजपा भी कह दे कि हमारे नगराध्यक्ष बैठे हैं, उसमें लगभग 8% भी भाजपा के कैडर वर्कर नहीं है, उसके कार्यकर्ता नहीं, सब यहाँ वहां से सब जो जमा किए गए थे उन्हीं को लाया गया है। मैं फख्र से कहना चाहूंगा कि आप देखोगे आज तो मुंबई या महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना को लोगों का समर्थन मिल रहा है, ठीक है, ये इतनी बड़ी पार्टी है। मैं शाइना आप इस पर कहना चाहती हैं, बिल्कुल आइए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में। आप हाल ही में म्यूनिसिपल काउंसिल्स के नतीजे पढ़ लीजिए और आप खुद विश्लेषण कीजिए कि कौन आगे है और कौन बहुत पीछे है। मैं कोई स्पर्धा में नहीं हूँ और मैं कोई टिप्पणी में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि हम एडिटोरियल्स और सिर्फ चीखने चिल्लाने पे नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा काम और हमारा कार्य और हमारा का चुनाव हो रहा है, शाइना एक नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, लेकिन मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो शहर के नहीं बल्कि वो नेशनल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शिवसेना उठा रही है, आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों? देखिए, जो लोग डिमोनेटाइजेशन को लेके एक सवाल उठा रहे हैं, शायद उनको आपत्ति हो रही है कि एकमात्र निर्णय से भ्रष्टाचार खत्म, ड्रग माफिया खत्म, ट्रैफिकिंग खत्म, टेररिज्म खत्म, ब्लैक मनी खत्म, और शायद उसमें उनको आपत्ति हो रही है। लेकिन जिस निष्ठा और नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रगति की बात कीजिए। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप जो बोल रही है नोटबंदी के बारे में, ऐसे दावे कर रहे हैं वेंकटेश जी, प्रदेश में देवेंद्र जी, म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। नोटबंदी अच्छा है बुरा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसका बीएमसी पर जो वहाँ की नगर पालिका है, एक शहर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह से राम मंदिर वहां पर से किस तरह से असर डाल रहा है? नोटबंदी का असर सब पे, और जैसा शाइना और जैसा बीजेपी दावा करती है कि उससे आतंकवाद, कालाधन सब खत्म हो गया, ऐसा अभी तक तो दिख नहीं रहा है। फिर आखिर इस चुनाव का मतलब क्या है? नहीं, चुनाव का मतलब है कि उद्धव ठाकरे मोदी और शाह को दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े दिल्ली रूल करते हो, लेकिन बम्बई में आप हमारे कुछ नहीं है। वो डेयर कर रहे हैं उनको, एंड ही इज डेयरिंग प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह को, नंबर 1। नंबर 2, जो राम मंदिर इश्यू था तो दोनों को बहुत डेयर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बहुत बार उन्होंने कहा है। बीजेपी और वीएचपी का स्लोगन था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये पूछा तारीख क्यों नहीं बता रहे, तो रेडिकुल कर रहे वो इनके हिंदुत्व को। नंबर 2, नंबर 3, शिवसेना के 2 वोट बैंक है महाराष्ट्र में। बम्बई के लिए मराठी मनुष्य है, बम्बई के बाहर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो बम्बई में वो मराठी मनुष्य का वो अपना कार्ड खेल रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बता दिया कि इनडायरेक्टली ये सूट करता है शिवसेना को बम्बई में आने के लिए, कांग्रेस को भी सूट करता है, एनसीपी को भी सूट करता है। ये सिर्फ एक मुंबई की पॉलिटिक्स है या इसका असर जो है वो मुंबई के बाहर भी दिखेगा? बाहर है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि आप दिल्ली भले करते हो लेकिन बम्बई में आप कुछ नहीं है। ये तीनों पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हुई, नहीं तो सामना ने इसके जो कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनको प्रेज कर दिया, खुली तारीफ कर रहे हो। तो इन अ वे कि ये बीजेपी आइसोलेटेड हो गई महाराष्ट्र में इन अ वे। अब उसका कितना, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के बाहर भी ये डैमेजिंग है बयान, जिस तरह के शिवसेना के साथ में तो हम मानते हैं कि साथ ही पार्टी है। अच्छा, बीच में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सब रीजनल पार्टी एक होना चाहिए, तो वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक्स्ट्रा खंडन नहीं लेते, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, तो अब बचा क्या उनके साथ में रहने का, बचा क्या उनके लिए? बिल्कुल। शाइना, आपसे इस पे आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे, बहुत वक्त नहीं बचा है, कि जिस तरह से शिवसेना आपकी साथी पार्टी जिस तरह के बयान दे रही है, न सिर्फ महाराष्ट्र में, न सिर्फ मुंबई में, बल्कि बाहर भी एक संदेश जा रहा है इसका।
मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो हर एक पार्टी उनकी विचारधारा के बारे में सोचे या उनके कार्डर के बारे में सोचे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये हक नहीं है? जिस ढंग से हमारी पार्टी और हमारा वोट बैंक और हमारा वोट शेयर बड़ा है, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता को भी मौका मिले? और जो वो मौका जायज ढंग से हमने यहाँ स्पष्ट किया है कि म्युनिसिपल काउंसिल्स में देखिए नतीजा, उसके बाद आप देखिए लोकसभा असेंबली को तो 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक एक इलेक्शन में जो लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और छवि को अपनाया है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है। आप जो कह रही हैं कि आप आगे लक्ष्य रखना, आपके कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर जब एक गठबंधन होता है तो ये दूसरी पार्टी के साथ तालमेल के साथ होता है। यहाँ पर तालमेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की हिस्ट्री ऐसी रही है 1995 से कोई भी एक दल अपनी ताकत पे वहाँ सरकार पे नहीं आया। ये अलायंस चल रहा है 1995 से 2014 से अभी तक 2017 तक। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो कहते हैं कि हम नंबर एक है, हम बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? बिना अलायंस की कोई सरकार नहीं आई। ठीक है शाइना, फाइनल एक सेंटेंस में आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं सिर्फ जानती हूँ कि सकारात्मक रूप से हम प्रगति की राजनीति कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि एक मैंडेट जो फुल फ्लेज्ड है, ताकि अकाउंटेबिलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हमने बहुत बार देखा है, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स पहली बार जेल गए हैं, वहां हम एक शानदार मुंबई जहां अप टू डाउन, डाउन टू अप सभी अकाउंटेबल है और सभी पारदर्शी रहे। और मैं मानती हूँ कि जिस नेतृत्व को हमने आगे किया है, मोदी जी हो या देवेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट नियत, नीति और यानी कि यहाँ पर तालमेल की बात आप बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए मैं समझ गई आप क्या बोल रही हैं, बिल्कुल समझ गई हूँ। अरविंद भोसले जी, बहुत शॉर्ट में आप अपनी बात प्लीज रखें, फाइनल कमेंट आपके। मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, उसका जो खोखलापन है उसको सबसे पहले जो शिवसेना ने उजागर किया है। ये राज्य की बात करती है शायना बहन जी, तो मैं कहना चाहूंगा राज्य में इनके लगभग 13 मंत्री ऐसे हैं जो आरोपों से घिरे हुए हैं। इनके राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर इतना ठड़ से उन्हें तो इस्तीफा देके बाहर निकलना पड़ा। ये कौन से पारदर्शिता की बात करती है? हम तो पारदर्शिता के ऊपर मुंबई महापालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने जो काम किया है, हमने जो करके दिखाया है, उसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। पर ये राह भटकाने के ऊपर ये तुले हुए राज और मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हो या किरीट सोमैया हो, उनके बारे में लोग क्या देते जरा सुनिए। भाजपा के मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आप लोग दोनों की बात, यहाँ पर कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है वेंकटेश जी। नहीं, एक बात ऐसी है कि जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतना झगड़ रहे हैं, तो शिवसेना के एक यूनियन मिनिस्टर है यहाँ, वो बाहर नहीं है, शिवसेना वहाँ उससे बाहर नहीं आती है, और बात हो रही है कि मिड टर्म पोल की, तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। चलिए, चुनाव के बाद हो सकता है समझ में आ जाए, उसके पहले तक ऐसे ही चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे को डैमेज करते रहेंगे, एक दूसरे की बात सुनते रहेंगे। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और चुनाव तक इंतजार करिए देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है।